नमस्कार दोस्तों। आज का हम टॉपिक, आज जो हम विषय है, आज जो वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में अभी टी प्रोसेसिंग या टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने वाला है। इस वीडियो में आपको टी मैन्युफैक्चरिंग, टी प्रोसेसिंग का हर एक स्टेप बाय स्टेप एक एक बात का जानकारी आपको मिलने वाला है। इसमें टी प्रोसेसिंग चाय जो बनता है, चाय उसका सुबह हो या शाम जो पीते हैं, उसको जो बनने का जो प्रोसेस क्या होता है, या कहाँ पे बनता है, या कैसे बनता है, इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉपर रीति से हम इसको देखने वाले हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा इस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जो चाय बनता है, वो चाय का जो प्रोसेसिंग होता है बनने का, जो विशेष करके सीटीसी चाय, तो वो सीटीसी चाय बनता कैसा है बोलने से इसका जो प्रोसेसिंग होता है, वो पहला प्रोसेसिंग जो होता है वो होता है वेदरिंग, और दूसरा प्रोसेसिंग होता है ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग, तीसरा जो होता है फर्मेंटेशन, और चौथा जो होता है ड्राइंग। ये 4 मेन प्रोसेस होता है। उसके अलावा सोर्टिंग और पैकेजिंग और ग्रेडिंग और फैक्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन, इन एक एक बातों को, हम टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। लेकिन जो टी मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका मुख्य जो प्रोसेस होता है वो 4 होता है, लेकिन हम 5 जनरली मानते हैं। वेदरिंग, ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग और शूटिंग। लेकिन इस प्रोसेस के होने से ही एक सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग या टी बनता है। लेकिन हम 7 पॉइंट इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीति से हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं पहले वेदरिंग की। तो जो वेदरिंग होता है, वो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग क्या है और वेदरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाला है। और इसके अलावे हम वेदरिंग प्रोसेस क्या है, वेदरिंग मशीनरी क्या होता है, या कैसा दिखता है, कैसा होता है मशीनरी, या वेदरिंग में जो वर्क ऑफ लेबर किस तरह से काम करता है, ये तीनों स्टेप का वेदरिंग के बारे में हम प्रॉपर रीति से वेदरिंग के बारे में पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस से लेकर मशीनरी से लेकर पूरा वर्क कैसे काम करता है, एक एक करके हम देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो पहला जो होता है वेदरिंग, वो वेदरिंग जनरली 2 प्रकार की होता है, एक केमिकल वेदरिंग, एक फिजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग जो होता है एक्चुअली में, ये केमिकल वेदरिंग उसे कहा जाता है जो कि जनरली आप देख रहे हैं बायोकेमिकल चेंज जो होता है, या जो ड्रॉप में एक प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली 14 घंटा से 20 घंटा तक आप उसको ड्रॉप में रख के एक प्रोसेसिंग किया जाता है, उसी को ही हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो ग्रीन लीफ के अंदर में जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होके एमिनो एसिड में वो टूट के कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है, वो कार्बोहाइड्रेट जो मैन्युफैक्चरिंग मैंने प्रोसेसिंग होते समय में कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होके वो शुगर में चला जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल होता है, फ्रेश लीफ में क्लोरोफिल जो होता है, वो भी प्रोसेसिंग होते समय में, अंडर वेदरिंग होते समय में वो ब्रेकडाउन होके क्लोरोफिल एरोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से जो बायोकेमिकल इसके अंदर में होता है, कैथेजिन होता है और कैफेन होता है और पॉलीफिनॉल, ये 3 जो है चाय में इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल माने केमिकल होता है, जो ये वेदरिंग करते समय में इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। सपोज मान लीजिए कि 18% या 20% ग्रीन लीफ में फोलिफिलन है, तो फोलिफिलन जो होता है केमिकल वेदरिंग के टाइम में वो बढ़ के 28% या 30% चला जाता है। उसी तरह कैटेजिन जो है 14% होता है, बढ़ के 18 या 20% केमिकल वेदरिंग में वो बढ़ जाता है। तो इसी के लिए ही वेदरिंग किया जाता है, इसी को ही केमिकल वेदरिंग बोला जाता है। ये नॉर्मली 14 घंटा से 20 घंटे तक आपको ड्रॉप में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग में जनरली इसके अंदर में जो मॉइस्चर होता है,
जो साधारण भाषा में पानी बोलता है, इस पानी जो मॉइस्चर होता है फ्रेश लीफ में, इसको रिमूव करना मतलब लॉस्ट करना है। इसको जितना मान लीजिए सपोज 75% है या 80% है, तो उसको रिड्यूस करना, घटाना है और उसको निकाल के कम कराना है, उसको मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो इसी प्रोसेस को ही फिजिकल वेदरिंग बोलता है। मॉइस्चर को रिमूव करता है, इसी को ही फिजिकल वेदरिंग कहता है। इसके में जो होता है लीफ जो है नरम होता है, एकदम नरम हो जाता है और सुकड़ के कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब जनरली वेदरिंग का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक कैलकुलेशन, कितना परसेंटेज आपको वेदरिंग करना है, कितना परसेंटेज इसको रिमूव करना है मॉइस्चर को। तो वेदरिंग में जो होता है एक्चुअल में परसेंटेज 70% मॉइस्चर रिमूव करना होता है। 70% जो इसके अंदर में जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करके निकालने हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके अंदर में अगर 100 केजी ग्रीन लीफ है, 100 केजी ग्रीन फ्रेश लीफ है, तो उसको वेदरिंग के लिए रख दिया ट्रक में या 14 घंटे या 20 घंटा। तो इसके अंदर में जो अंडर प्रोसेसिंग हो रहा है वो घट के वेदरिंग होके कम्प्लीटली होके उसके अंदर 30 किलो से 35 किलो मतलब आपको वेदर लीफ होना, ग्रीन लीफ होना चाहिए, वेदरिंग लीफ होना चाहिए। तो इसको ही प्रॉपर 70% वेदर कहा जाता है, यानी कि 65 केजी से 70 केजी मॉइस्चर रिमूव होना है। 100 केजी ग्रीन लीफ में 65 केजी से 70 केजी मॉइस्चर रिमूव होना है और घट के 30 से 35 केजी वेदर लीफ होना है। ठीक है, इसी को ही हम परसेंटेज कहते हैं। अभी ग्रीन लीफ के अंदर में क्या क्या मॉइस्चर होता है, कितना कितना परसेंटेज मॉइस्चर होता है, ये हम देखते हैं। ग्रीन लीफ के अंदर में जनरली आपका जो फ्रेश लीफ है उसमें सीजन के हिसाब से, महीना के हिसाब से अप डाउन होते रहता है मॉइस्चर, लेकिन 74% से लेके स्टार्ट होता है 76%, 84% या 86%, 92%, 96 हाइस्ट ग्रीन लीफ के अंदर मॉइस्चर होता है। इसको घटा के रिड्यूस करना है और 100 केजी लिया है तो 55 से 70 केजी मॉइस्चर को रिमूव करना है। ठीक है, तो जनरली इसको ध्यान में रखना है। फ्रेश लीफ के अंदर में 74% से 96% मॉइस्चर होता है सीजन के हिसाब से। जो ड्राई सीजन होता है 74% और जो रेनी सीजन होता है उसमें 90 to 96% होता है, यह ध्यान रखना है। अब हम इसको बात करते हैं कि इसका मशीनरी प्रोसेस क्या होता है। जो बनता है वो इसको बोलता है बिल्डिंग ऑफ ट्रप, मतलब ट्रप बोलता है। इसका मशीनरी नहीं होता, इसके ट्रप बोलता है। वो ट्रप कैसे होते हैं हम आगे नक्शा में देखेंगे, लेकिन ये ट्रप जो है, ट्रप के लिए एक पंखा चुनना और पत्तियों की जो लोड है उसमें कितना कैपेसिटी ग्रीन लीफ होना चाहिए, उसके हिसाब से हवा का अनुपात को कितना हवा फ्लो होगा और उसको कितना तक सुखाएगा, वो कंपनी के अकॉर्डिंग में इसको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर में गैस प्रेशर हवा को डिलीवरी करने के लिए लगाया जाता है। इस हवा को एक्सेस फैन और मोटर के जरिए में इसको बनाकर उस ट्रक के अंदर में डिजाइन करके उसको लगाया जाता है। और जैसे बताया मैंने फिजिकल रिमूव, जैसे कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको मोटर, पंखा और बिजली की एक प्रक्रिया में कंस्ट्रक्शन वाल बना के एक ट्रप बना के उसमें फिटिंग किया जाता है और उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। इसी को ही ट्रप वेल्डिंग कहा जाता है। उपलब्ध फैन कैपेसिटी और एक ट्रप बनाना और हवा को इसमें कितना देना, फ्लो करना, इसको चुनौती करना। अब बात करते हैं कि ट्रप होता कैसा, दिखता कैसा है। तो ट्रप दिख रहा है ये नक्शा में। तो ट्रप का जो है इस तरह से, ट्रप जो है इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से होता है ट्रप। ये जो दिख रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से एक एक करके ये हर कंपनी के लिए आपको 40 से 50 या कोई कोई में 80 तक ट्रप होता है। ये ट्रप का डिजाइन कैसा होता है आप देखेंगे। जैसे कि इसको बोलता है हम चौड़ाई, इसको बोलता है लंबाई। ठीक है, तो इसका चौड़ाई 5 फीट होता है और इसका लंबाई जो होता है 100 फीट, माने 5/100 फीट। ठीक है, इसके हाइट का बात करें तो 3 फीट हाइट होता है।
तो इस तरह से बॉक्सिंग करके वॉल कंस्ट्रक्शन, वॉल ईटा का बनाया या तो वुडन का, प्लाईवुड का या तो स्टील का, इस तरह से 3 मटेरियल में किसी एक मटेरियल से इस तरह से ट्रैप, इस तरह से वॉल करके उस बॉक्स करके चारों तरफ बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बॉक्सिंग करके बनाया जाता है, इसी को ही ट्रैप बोलता है, इसी को ट्रैप। इस तरह से सीरियली एक ही जगह होता है। मतलब ये हो गया 5 फीट बाई लंबाई 100 फीट और हाइट 3 फीट। ठीक है, और इसके बीच में 1.5 फीट या 2 फीट में एक जल्ली लगाया जाता है। नीचे हवा रहेगा, जल्ली के ऊपर में मतलब पत्ती रहेगा, उसी अंडर वेदरिंग होता है, उसी में ही वेदरिंग होता है। ठीक है, इसी को ही प्रोसेस को ही ट्रैप बोला जाता है। ये मशीनरी प्रोसेस है। अभी आगे हम बात करने वाला है कि इसमें काम क्या करता है लेबर। इसका लेबर को काम करने का जो है प्रोसेस क्या होता है। इसमें लेबर का जो काम करने का जो प्रोसेस होता है, वो लेबर जो होता है, लेबर जो होता है इसमें एक लेबर जो होता है, ट्रैप जो होता है, ट्रैप के अंदर में जो पेनल बोर्ड होता है, स्विच ऑन ऑफ होता है, हवा कितना देना है, कितना टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए एक फिक्स लेबर रहता है। उसके अंदर में 5, 10 या 15 लेबर जो उसके स्प्रेडिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, और 10 या 15 लेबर जो है अनलोडिंग करके इसको आगे के प्रोसेस में देने के लिए, केयरिंग करने के लिए। इस तरह से 15 लोडिंग और स्प्रेडिंग करने के लिए, 15 अनलोडिंग करनी, यानी कि 30 इसमें पूरा प्रोसेसिंग एक शिफ्ट में इस तरह से ग्रीन लीफ के अकॉर्डिंग 30,000 ग्रीन लीफ के अंदर की इस तरह से मेंटेनेंस दिया जाता है। एक जो होता है हवा को, यानी कि वेदरिंग को प्रोसेस होने के लिए फिक्स दिया जाता है, इसी को ही मतलब मेंटेनेंस इस तरह से होता है। और जो होता है, जो मैंने आगे जो बताया जो है ट्रैप देखा, वो ट्रैप इस तरह से फाइनली दिखता है। लास्ट में बनने के बाद में जो है ट्रैप इस तरह से दिख रहे हैं ना, ट्रैप इस तरह से मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, ये डिजाइन में देखिए, जैसे कि ये हो गया, मैंने दिखा रहा है नक्शा में, ये इसको लंबाई बोलता है, और इसको बोलता है, इसको लंबाई बोलता है, इसको चौड़ाई, इसको चौड़ाई बोलता है, इसको लंबाई, में पहले भी नक्शा में दिखाया था। इसको बोलता है हाइट। ठीक है ना। और मैंने बताया बीच में ये अगर 3 फीट हाइट है, ये 3 फीट हाइट है ना, तो ये 3 फीट हाइट के बीच में इधर में कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट इस तरह से बीच में पार्टीशन करके इसके अंदर में वो लगाया जाता है स्टील वायर नेट, मतलब एक जाली लगाया जाता है। 1 इंची बॉक्सिंग का एक वायर जाली लगाया जाता है इसके बीच में, और उसको ऊपर में एप्रोन लगाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, जिस तरह से यहाँ पे जाली लगाया हुआ है और एप्रोन लगाया है। इसी के बीच में ही यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रीन लीफ लगाया है, देख रहे हैं ना। इसी के अंदर में ही ग्रीन लीफ लोडिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पूरा ये बन गया, ये तो है स्टील का है। इसके अंदर में एक फैन होता है और एक्सेस पंखा होता है, इसमें ही हवा पास होता है। और यहाँ पे जो पत्ती स्प्रेडिंग किया है या इसमें लोडिंग किया है, ये प्रोसेस होता है। हवा के जरिए में हवा कंटिन्यूस 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा इस तरह से चलता है, इसी में ये प्रोसेसिंग होता है। इसी को ही वेदरिंग बोलता है। ठीक है ना। वेदरिंग किसे बोलता है, यहाँ पे जो लगाया है ग्रीन लीफ, इस ग्रीन लीफ पे जो 14 घंटा 15 घंटा हवा कंटिन्यू एक नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री या 36 डिग्री जो भी हो नॉर्मल टेम्परेचर में कंटिन्यू 14 घंटे जो चलता है, मॉइस्चर रिमूव होता है, इसी प्रोसेस को ही वेदरिंग बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इसी बात को आप लोगों को यहाँ पे जो है ध्यान करके रखना है। और नेक्स्ट जो होता है, आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से स्टोरेज होता है। पत्ती स्टोरेज होने के बाद इस तरह से ट्रैप में देख रहा है ना, इस तरह से स्टोरेज होने ट्रैप में, हर ट्रैप में जिस तरह से 30-35 जो भी हो, इस तरह से ट्रैप में स्प्रेडिंग किया जाता है, 14-15 घंटा लगाया जाता है। और जब ये 70% मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, यानी कि 100 के जी ग्रीन लीफ है तो वो घट के 35 के जी 30 के जी हो जाएगा, तो इसको आगे का प्रोसेसिंग रोलिंग करने के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो रोलिंग करने के लिए जो भेजा जाता है, इस तरह से ट्रक में जो होता है, यहाँ पे जो रेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे रेलिंग, इस रेलिंग से उठा के इस रेलिंग में से लेके आगे तक जाता है। और वो रोलर बैंड में रोलिंग करने के लिए, मैंने कटिंग करने लिए, टेयर कट करने के लिए रोटर बैंड में रोलिंग में सिटी बेल्ट में जाता है। तो यहाँ से इस तरह से उठाया जाता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से रेलिंग होता है। यहाँ से जो पहले मैंने दिखाया नक्शा में,
तस्वीर में वहां से यहाँ से उठा के यहाँ पे भर के यहाँ पे जाता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो ये ट्रैप होता है, ट्रैप का जो हाइट 3 फीट है, तो 3 फीट में मैं पहले भी बताया, यहाँ 3 फीट जो है उसके इस 3 फीट का अंदर में ये 1.5 फीट या 2 फीट के बीच में इस तरह से पार्टीशन करके बीच में इस तरह से स्टील वायर नेट लगाया जाता है, 1 इंची बॉक्सेस वाला, और उसके ऊपर में एप्रोन लगाया जाता है। उसके ऊपर में ही उसको प्रोसेसिंग करने के लिए ग्रीन डब्बा लगाया जाता है। नीचे में हवा रहेगा, ऊपर में पत्ती रहेगा। मतलब सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये है 3 फीट, ये है 3 फीट, तो यहाँ पे मान लीजिए 1.5 फीट नीचे वाला और ऊपर वाला 1.5 फीट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो 1.5 फीट होता है उसमें पत्ती रहेगा, नीचे वाला में हवा आएगा, पूरा आगे तरफ मोटर रहेगा, पूरा इसमें हवा आते रहेगा कंटिन्यू, नीचे हवा मार के ऊपर पत्ती को मॉइस्चर को रिमूव करेगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपका जो है इस तरह से ट्रैप के अंदर में प्रोसेसिंग बनता रहता है। तो यही है मेन मशीनरी। और मशीनरी बोलेगा तो यही है, एक पंखा रहता है, मोटर रहता है, स्ट्रैप रहता है, इसी को ही वेदरिंग मशीनरी या वेदरिंग ट्रैप बोला जाता है। और प्रोसेसिंग मैंने बताया मॉइस्चर रिमूव करना या कम बायोकेमिकल इसको चेंज करना, इसी को ही मतलब बोला जाता है वेदरिंग, ठीक है ना। और जो मैंने एक्सेस फैन बोला वो एक्सेस फैन इस तरह से दिखता है, ये जो मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये इस तरह से बड़ा करके एक्सेस फैन होता है। ये फाइबर का भी हो सकता है या स्टील प्लेट का भी हो सकता है। इस तरह से एक्सेस फैन होता है और इसके अंदर में एक मोटर रहता है, फैन के अंदर में ही मोटर लगा, मोटर 2 HP 3 HP जैसे ट्रैप का डिजाइन होता है उसी तरह से होता है, 2 HP 3 HP जो भी हो, लेकिन 2-3 HP का जनरली 5/100 लंबाई चौड़ाई में होता ही होता है। इस तरह से हर ट्रैप में, ये देख रहे हैं ना, हर ट्रैप के अंदर में, हर ट्रैप के अंदर में इस तरह से एक एक मोटर, हर ट्रैप में देख रहे हैं ना, हर ट्रैप के अंदर में एक एक करके इस तरह से एक्सेस फैन जो है मतलब हर में लगाया हुआ रहता है। मतलब हर ट्रैप के अंदर में इस तरह से एक्सेस फैन हर ट्रैप में इस तरह से लगाया जाता है। इसी तरह से मशीनरी का प्रोसेस बनाया जाता है। अभी ये जो है इसमें जो एक मेंडेज बोला मैंने कि एक मेंडेज जो फिक्स होता है वो हवा को पास करने के लिए वेदर एयर इनसाइड, तो इसके लिए जो है किस तरह से पास करता है, एयर वॉल्यूम को कंट्रोल करना, कितना हवा देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, टेम्परेचर क्या करना है, वो कितना घंटा देना है, उसको मेंटेन करने के लिए एक मेंटेन आता है, वो उसका काम ही हवा को कंट्रोल करना, कितना देना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कलेक्शन, वो 35 डिग्री से कम हो, या 37 डिग्री ऐसा ना हो, फिर ज़्यादा है तो उस कंप्यूटर को टेम्परेचर को कम करना। और कोई के टाइम में इसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि इसमें हीट जो है वो एक गर्म करने के लिए हीटर लगाया जाता है 1 इंची गोम में। और इससे क्या होता है बोलने से, जो ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो उस टाइम में टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा के मॉइस्चर को जल्दी रिमूव करना, इसी के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया जाता है कंप्रेसर। और एक हाइड्रो टेम्परेचर मीटर होता है, उसको टेम्परेचर को देखने के लिए, तापमान को देखने और ह्यूमिडिटी को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद एयर प्रेशर, एयर प्रेशर हर जैसे कि उसमें लगाया जाता है प्रेशर कंप्रेसर लगाया जाता है सेंसर, जिससे कि हवा कितना प्रेशर है, कितना घंटा चलना है, इससे पता करने के लिए एयर प्रेशर कंप्रेसर आगे में नक्शा में दिखाने वाला हूँ। इस तरह से स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है, इस बॉक्स होता है, ग्रीन वाला जो होता है ऑन करने के लिए, और रेड वाला जो होता है आपका रेड वाला जो होता है आपका ऑफ करने के लिए, ये दिख रहा है, ये रेड वाला ऑफ करने के लिए, और ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ऑन करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये बना रहता है, स्विच बना रहता है, इस स्विच से ही आपको ऑन ऑफ करके हवा देना है पैनल बोर्ड के अंदर से, ठीक है। इस तरह से पैनल बोर्ड होता है, ये देखें पैनल बोर्ड के अंदर से ही इस तरह से हवा का आपको कंट्रोल करने के लिए, इसको मशीनरी के यूज करने के लिए होता है। और इस तरह से मैंने जो हीट का टेम्परेचर हीट करने के लिए बोला, इस तरह से ही आगे तरफ में दिख रहा है, इस तरह आगे तरफ में इस तरह से जो होता है 1 इंची या 2 इंची, इस तरह से एलपीजी गैस का उसका हीट करने के लिए ऐसा दिया जाता है, जो कि हवा को फेंक के उस ट्रैप से अंदर ट्रैप में ले जाए, ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से एक्सेस फैन मोटर होता है। और इस तरह से पाइप लगाता है हीट माने टेम्परेचर को पास करने के लिए,
फाइनली जो मैंने एयर कंप्रेसर के बारे में बताया, तो एयर कंप्रेसर या एयर पास प्रेशर का जो होता है सेंसर इस टाइप से लगा हुआ रहता है, इस टाइप से जो है लगा रहता है। उसके बाद में इस तरह से आपका लगा रहता है, और इस तरह से प्रेशर को मापने के लिए मीटर रहता है। इस तरह से आपका पेनल बोर्ड होता है। फाइनली इस तरह से ही आपको पूरा सेटअप रहता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर मैनेज करना है, हवा कितना देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, कितना घंटा देना है, कितना रहेगा तो अच्छा, नहीं रहेगा तो ज़्यादा हवा देने से भी खराब हो जाता है। इसीलिए हवा देने का भी एक प्रोसेस है। 102 घंटा देने के बाद में आपको वेदरिंग का परसेंटेज मापना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा अगर जल्दी हवा दे दिया तो चेक खराब होने का चांस ज़्यादा करके होता है। इसीलिए उसको जो है प्रॉपर रीति से आप देखना, प्रॉपर रीति से कितना हवा दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, उसको देखना है। ठीक है ना। अगर यदि ज़्यादा दे रहा है तो खराब होने का मतलब ज़्यादा ड्राई हो जाने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक नहीं होगा। वो 70% 65% ही होता है। इसलिए 12 घंटा में आपको इसके पैनल बोर्ड के द्वारा आपको जांचना है, चेक करना है। ठीक है। और आगे का प्रेस कंप्लीट हो जाने के वेदरिंग पूरा कंप्लीटली हो जाने के बाद में आपका वेदरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से ट्रप से बैग में उठा के इसको बैग में उठा के इस रेलिंग दिख रहा है, इस रेलिंग में भर के आगे का रोलिंग वैन में भेजा जाता है। रोलिंग वैन में सीटीसी बेल्ट के लिए इस तरह से भर के बैग में आगे के लिए मतलब भेजा जाता है। इस तरह से देख रहे हैं ना, ये बैग में भरा हुआ इस रेलिंग में जा रहा है, यानी कि दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा है। ये उसकी प्रोसेसिंग आगे के रोलिंग होने के लिए जा रहा है। ठीक है। ये जो मशीन दिख रहा है राइट साइड में इस तरह से रोलिंग मशीन होता है, इस तरह से रोटर विंड होता है, इस तरह से सीटीसी मशीन होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सीट मतलब रोलर क्या होता है, और रोलर का प्रोसेसिंग क्या होता है, और रोलर मशीन क्या होता है, और रोलर में वर्क लेबर कैसे काम करता है। मतलब 3 चीज जैसे हमने सेम वेदरिंग में देखा, वैसे ही 3 चीज हम रोलिंग के लिए, रोलिंग प्रोसेसिंग, रोलिंग मशीनरी, रोलिंग वर्क, एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ग्रीन लीफ का प्रोसेसिंग। ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग के पहले हमको शिफ्ट होके जो है आना है पत्ती। उसके बाद में यहाँ पे है रोलिंग इज द प्रोसेस वेयर रोलर आर यूज टू रेप्चर सेल वॉल ऑफ द वेदर लीफ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द पॉलीफिनल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। मतलब हवा के द्वारा ही जो मतलब आगे का प्रोसेस में सेल वॉल को टूट करके वो करना होता है, इसी को ही रोलिंग कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में अगर सिंपल अगर देखें तो वेदर लीफ को क्रॉस टीयर कट करना। ठीक है, वेदर लीफ को क्रॉस टीयर करना, इसी को ही रोलिंग कहता है। रोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुरझे हुए पत्तियों को सेल वाल को तोड़ने के लिए रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो पॉलीफिनल है ऑक्सीडाइज हो सके। इसी प्रोसेसिंग भी हो और रोलिंग कहा जाता है। और रोलिंग का जो है फर्स्ट प्रोसेसिंग होता है रोटर वेन। मतलब रोटर वेन के अंदर में जो है इस तरह से दिख रहा है, ये रोटर वेन है, दोनों ऊपर में ये 2 रोटर इस तरह से रोटर वेन में आता है। ये वाला नया रोटर वेन ये बाहर से दिखता है, भीतर से इस तरह से दांत होता है। ये दिख रहा है, भीतर से इस तरह से तीत बोलता है, दांत होता है, बाहर से इस तरह है। तो ये फाइनली जो रोटर वेन बोलता है इसको, ये रोटर वेन में जो आता है, तो रोटर वेन में आने के बाद में यहाँ से मुंह में पत्ती यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से पत्ती जो दिख रहा है यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे जो है पत्ती पूरा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गिरेगा इसमें यहाँ से, तो इसको ही हम रोटर वेन कहा जाता है। इसमें हम क्रश होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस मशीन के अंदर में क्रश होता है, मतलब पत्ती को इसमें से गिर के इस मशीन में कूचता है, पूरा कूच के खुदरा इस तरह से खुदरा एकदम छोटा आकार में बना देता है। ठीक है ना, इसी को ही क्रश बोला जाता है, यानी क्रश बोला जाता है। ठीक है। और हम आगे का जो है इस तरह से हम देखते हैं, क्रश होने के बाद में कूट के इस तरह से कन्वेयर बेल्ट होता है, इस बेल्ट से आगे को पास होता है। इस तरह से कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे रोटर बेल्ट से गिर के आगे के लिए सीटीसी बेल्ट में जाता है। सीटीसी बेल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये एक सीटीसी बेल्ट है, एक दिख रहा है ना, ये एक सीटीसी बेल्ट में 4 टेबल होता है। एक सीटीसी टेबल है, इसके अंदर में 4 बेल्ट लगाया हुआ है।
1 नंबर बेल्ट, 2 नंबर बेल्ट, 3 नंबर बेल्ट, 4 नंबर बेल्ट, मतलब 4 टेबल। मतलब एक बेल्ट के अंदर में 4 टेबल है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल। अब ये टेबल क्या होता है हम देखते हैं पहले। अब ये टेबल क्या होता है, ये टेबल क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। टेबल एक्चुअली में ये है कि यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है, एक टेबल। फिर यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया है, 2 टेबल। फिर यहाँ पे एक मोटर लगाया है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया है, उसको तीसरा टेबल। इसी तरह से यहाँ एक मोटर और 2 रोलर, चौथा टेबल होता है। तो यहाँ पे जो मशीनरी का जो बात है, मशीनरी किस तरह से होता है सेटअप, हम इसको देख रहे हैं। तो मशीनरी का जो सेटअप होता है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मशीनरी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो फर्स्ट वाला में जो है इसमें आप मानिए 10 HP का मोटर है, यहाँ पे एक मोटर लगा 10 HP का मोटर है, और यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मोटर। ठीक है, तो एक मोटर यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है। इस तरह से मतलब आगे पीछे करके दोनों रोलर को इस तरह से आगे पीछे करके दोनों को एक जगह में सटाया हुआ रहता है। रोलर एकदम इसे करके सटा के एकदम एकदम नज़दीक में ही सटा के इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक रोलर है, यहाँ पे एकदम सटा के एकदम मतलब बहुत कम 5-7 mm का इसे गैप रहता है, जिसमें यहाँ पे पत्ती गिरेगा, यहाँ पे रोटर में से यहाँ से कन्वेयर बेल्ट में आएगा, यहाँ पे पत्ती गिरेगा, ये फिर ऐसे आगे करके कन्वेयर बेल्ट में जाएगा, फिर यहाँ पत्ती गिरेगा, फिर यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे फिर ऐसा करके जाएगा, फिर यहाँ पे उसमें रोलर बेल में, रोटर बेल में मैंने रोलर से कटिंग होगा, यहाँ पे पूरा इस जगह में कटिंग होगा, फिर यहाँ से काट के आगे निकल के यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर इस तरह से कटिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कटिंग होगा, फिर यहाँ से आगे गुगी में चला जाएगा। तो इस तरह से 1 मोटर, 2 मोटर, 3 मोटर, 4 मोटर, और यहाँ पे 2 रोलर रहता है। इसी को ही CTC मशीन, CTC बेल्ट कहा जाता है। इस मशीन को CTC बेल्ट या CTC मशीन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को ही रोलिंग कहा जाता है प्रैक्टिकल तौर पे, इसी को ही रोलिंग। यहाँ पे कटने के बाद में यहाँ पे गुगी में आता है। गुगी में एक्चुअली में ग्रेडिंग होता है, दाना बनता है, जो डस्ट रहता है पूरा काट के डस्ट होता है, वो डस्ट को इस पे शेप देता है, एक आकार देता है, और एक ग्रेडिंग का एक दाना होता है। फिर यहाँ से आगे को फर्मेंटेशन के लिए चला जाता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपको फर्मेंटेशन के लिए आगे का प्रोसेस के लिए चला जाता है। तो आपको इस मशीनरी में वर्क का जो बात है, तो वर्क जो है इसमें वर्कर जो है किस तरह से इसमें काम करता है बोलने से, इस तरह से राइट साइड में देखो पूरा सेटअप होता है। तो इसमें एक पैनल बोर्ड भी होता है, जिसमें एक लेबर होता है। इस लेबर पूरा पैनल बोर्ड के द्वारा इसको मशीन को चलाता है। इसमें एक फिक्स लेबर रहता है एक बेल्ट में, उसमें इस साइड में जो मटेरियल गिरा रहता है उसको यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद मतलब जो गिरा रहता है उसको यहाँ पे ऊपर में डाल देता है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब वेस्ट ना हो। ठीक है, और इस साइड में जो जमा रहता है उसको क्लीन करता है। इसके लिए एक मेंडेज फिक्स रहता है, उसको चलाना, कितना चलाना, प्रेशर कितना देना, ठीक से कट रहा नहीं कट रहा वो चेक करना, इसके लिए एक फिक्स होता है। अगर लीवर का बात करें तो हर 4 बेल्ट में 4 लीवर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो CTC बेल्ट दिखता है, ठीक है ना, CTC बेल्ट दिखता है। उसके बाद में ये CTC बेल्ट हो गया, ये जो ये दिख रहा है फर्स्ट वाला CTC बेल्ट। ये CTC बेल्ट में कंप्लीट होने के बाद में ये जो है CFM मशीन बोलता है। CFM मशीन में इसमें आता है गुगी में ग्रेडिंग होके, मतलब शेप बन के इसमें आता है। इस मशीन को CFM मशीन कहा जाए, ये दिख रहा है, इसको CFM मशीन कहा जाता है। इसमें जो है फर्मेंटिंग होता है। आगे को हम प्रोसेस को देखने वाला है। मशीनरी इस तरह से होता है, CFM मशीन देख रहे हैं ना, इस तरह से CFM मशीन होता है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप लगा रहता है। तो अभी हम बात करते हैं CTC मशीन में जो गुगी होता है, गुगी के अंदर में जो जाता है इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट होता है। उस बेल्ट के जरिए वो आगे पास होता है, और पास होने के बाद में हमको फाइनली CFM में या इस मशीन में आता है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा बात हम फिर एक बता देता है। जैसे कि जो रोलर का बात बोला था मैंने, वो रोलर जो होता है वो 36 इंची का होता है और 46 इंची का होता है। मतलब रोलर का साइज 36 इंची और 46 इंची रोलर का साइज होता है। ठीक है, इस तरह से 30 इंची का भी होता है अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इस वाला में हम देख रहे हैं 36 इंची। ठीक है,
अभी 36 इंची वाला जो चार्ज कैपेसिटी वेदर लिफ्ट जो होता है 1 घंटा में 90 kg से 150 kg से लेके, और 46 वाला इंची में 260 kg से 350 kg, मतलब 1 घंटा में वो रोलिंग कर देता है। अभी टेबल का बात करें आरपीएम तो 58 आरपीएम वाट पावर से लेके हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर होता है एक मोटर के अंदर में, इतना मतलब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट कब अगर 10 HP से लेके 15 HP का जो मोटर होता है, 10 HP से 15 HP का मोटर होता है, 15 HP मोटर, इसमें 8 किलोवाट से लेकर 15.5 किलोवाट का पावर सप्लाई होता है। उसी तरह से 15 HP से 20 HP में 12.5 जो किलोवाट है उससे 15.5 किलोवाट होना अनिवार्य है। इस तरह से सेटअप होता है। इसमें प्रोसेसिंग प्रॉपर रीति से मैंने प्रोसेसिंग होने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से आप रोलर को आप देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं ना, रोलर इस तरह से होता है। अच्छा, रोलर में और एक चीज मैं बताऊंगा, रोलर में एक चीज बताने के लिए आपको मैं चाहता हूँ, जैसे कि रोलर जो बताया है 2 रोलर होता है ना, एक मोटर ने 2 रोलर बताया, तो इस तरह से ही आमने सामने यहाँ पे जिसे लगाया है उसे आमने सामने में एकदम सटा के यहाँ पे एक सिर्फ यहाँ पे 10 mm का फर्क रहता है, सिर्फ 5 से 10 mm का गैप रहता है बीच में। मतलब एक मोटर, ये 2 मोटर इस तरह से लगाया जाता है, ये बीच में सिर्फ 5 mm से 10 mm का गैप रहता है। इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पे एक मोटर 2 मोटर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो मोटर मतलब रोलर जो है इस तरह से जो टेबल होता है वो टेबल में इस तरह से रोलर होता है। ये इसी को ही हम रोलर, जो तस्वीर में देख रहे हैं ना, इसी को रोलर कहते हैं। अच्छा, रोलर में जो दांत होता है, एक दांत इस तरह से है, एक दांत इस तरह से लंबा है, और एक दांत यहाँ पे टिक 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 छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है ना, एक टिक 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 छोटा छोटा, ये एक दांत है। मतलब रोलर में 2 प्रकार की दांत का डिजाइन किया है। टीथ जो होता है रोलर में, जो टीथ होता है वो 2 प्रकार का टीथ को डिजाइन। अच्छा, जो रोलर है, रोलर का जो बात बताया था, जो रोलर जो है उसमें पावर क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा जो रोलर का लिए जो मोटर यूज किया जाता है, उसका मोटर जो होता है, उस मोटर के लिए मतलब मोटर का जो पावर है उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो हम देखें जैसे टेबल वन में जो है 10 HP का अगर यदि मोटर लगाया है तो उसमें जो आरपीएम का जो पावर है वो 8.5 से लेके 12 माने 12 किलोवाट का मतलब पावर आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 2 में अगर 25 HP है, 25 HP तो होना ही चाहिए, तो है, तो उसमें आरपीएम जो है 21 से 23.5 किलोवाट का माने पावर रिक्वायरमेंट आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 3 में 15 HP का है तो 15 HP का है तो 12 से लेकर 14.5 किलोवाट का आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 4 में अगर यदि 20 HP का है तो आपका जो पावर है वो आरपीएम 17 से 19.5 किलोवाट का पावर होना अनिवार्य है। ठीक है ना। अभी इस तरह से आपका मोटर, इस तरह से पूरा का पूरा जो मोटर है ना, मैंने जो दिखाया कहा था, वो जो मोटर इस तरह से आपका मोटर इस तरह से दिखता है, इस तरह से मोटर होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा मोटर का जो है आपका जो है मोटर का नॉलेज होना जरूरी है। मोटर का अगर नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा बाद में जो है कुछ हो जाने के बाद में दिक्कत हो रही है। तो मोटर का जो है इसका बारे में, मोटर कितना HP कितना पावर, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि उसी पावर के हिसाब से और दोनों रोलर का रेशियो के हिसाब से वो कटिंग होता है। ठीक है ना, वो दोनों कटिंग होता है, उस कटिंग के हिसाब से ही चाय का आपका जो है क्वालिटी इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए इन सारी बातों का रोलर, दांत, मोटर, अभी मैंने पहले बताया जो रोलर होता है उसमें मोटर होता है और जो है रोलर होता है। मोटर और रोलर जो होता है उसको हम फाइनली उसको हम CTC बेल्ट करते हैं इसी के द्वारा में। और जो मोटर और रोलर के अलावा इसमें चेन, बैरल, बेरिंग और सॉकेट, मतलब बहुत सारा जो होता है मशीनरी का प्रोसेस। ठीक है, और जो सेगमेंट होता है जो रोलर, उसमें जो दांत होता है, इन सारे प्रोसेस तीनों को मशीनरी को मिल के ब्रश कंटिन्यू रोलर कहा जाता है।
अगर अच्छा प्लीज, अच्छा एक बार, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसको दबा करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप मत भूलिए कि बगल में जो है आई का बटन दबा के और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। अभी फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन मशीनरी और फर्मेंटेशन वर्क लेवल। मतलब जिस तरह से हम रोलर में देखा उस तरह से हम फर्मेंटेशन के लिए तीनों चीज़ देखने वाले हैं। तो फर्मेंटेशन एक्चुअली में क्या है ना। फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है? फर्मेंटेशन वह प्रोसेस है जिसके दौरान चाय की पत्ती की मौजूदगी में पॉलीफिनल एंजाइम को मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होते हैं और बाद में मिलकर कलर कंपोनेंट को बनाते हैं। यानी कलर चेंज होता है, ग्रीन से ये ब्राउन में चला आता है, जो चाय की क्वालिटी को योगदान देता है। रोलिंग के बाद में तुरंत ही सेल टूटने के बाद में ही फर्मेंटेशन शुरू किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ही हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पॉलीफिनल एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होते हैं और कलर चेंज होता है, कलर बनता है। इसी प्रोसेस को ही क्वालिटी बनता है, इसी प्रोसेस की ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है इस तरह से गुगी होता है, यहाँ देख रहे हैं नक्शा में, ये गुगी होता है। इस गुगी के बाद में जो कन्वेयर बेल्ट के द्वारा शिफ्ट होता है और फर्मेंटेशन इस तरह से फर्मेंटेशन मशीन में आता है। इसे राइट में दिख रहा है, ये फर्मेंटेशन मशीन है। ये जो देख रहे हैं ना राइट में, ये फर्मेंटेशन मशीन है। ये जो देख रहे हैं राइट में, इसको फर्मेंटेशन। अच्छा, इसमें और एक चीज़ ये जो दिख रहा है इसको डाई बोलता है, लेबलिंग डाई। इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है कि फर्मेंटेशन मशीन के अंदर में कितना कैपेसिटी, कितना डस्ट टी आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये कूट के डस्ट होके आ रहा है, तो उस आने के बाद में इसमें कितना इंची दिया जाएगा, इससे एडजस्ट किया जाता है। अभी इसको ये जितना यहाँ पे दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये सारे को जो बोलता है, इस मशीन को बोलता है, मतलब सीएफएम मशीन बोलता है, इसको एडजस्टमेंट डाई बोलता है। एडजस्टमेंट, इसमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होता है, इसमें 5 इंची 4 इंची इसका हाइट दे के इस ट्रे के अंदर में, मतलब सीएफएम मशीन के अंदर में ट्रे होता है, उस ट्रे के अंदर में 4 इंची 5 इंची एक लंबाई, मतलब एक मोटाई का एक थिकनेस, इसी के द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना थिकनेस होता है। इसमें सिर्फ 4 इंची या 5 इंची, ये दो जो होता है इसका थिकनेस, जो मोटाई है, इतना रखने से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनने का संभावना होती है। और ज़्यादा 7 इंची 8 इंची इस तरह का तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बनता है। मतलब सीएफएम के अंदर में जो आता है उसका थिकनेस 4 से 5 इंची अच्छा होगा, ठीक है। 7-8 इंची थोड़ा क्वालिटी उतना नहीं होता है। तो इस मशीन में जो आता है थिकनेस, तो जो सेटिंग होता है इसमें आपको ये ध्यान देना जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं देगा और जनरली नॉर्मल रीति से आप करेगा तो बाद में क्वालिटी में थोड़ा कम बेसी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि सीएफएम मशीन माने दिखता कैसा है, ये सीएफएम मशीन होता क्या कैसा है, तो ये है सीएफएम मशीन। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं नक्शा, इसमें होता है, ये इसी को बोलता है सीएफएम मशीन। ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो है सीएफएम मशीन कहते हैं, है ना। इस सीएफएम मशीन में इसमें जो होता है नूड होता है, हवा पानी और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पासिंग होता है, और इसी प्रोसेस में मिल के मतलब ऑक्सीडाइट होता है, और ऑक्सीडाइट होके कलर चेंज होता है। मतलब पहले हम देखा था ग्रीन था, इसमें आने के बाद में ब्राउन कलर हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना ब्राउन हो रहा है, पहले ग्रीन था किंतु अभी देख रहे हैं यहाँ पे आया ब्राउन हो रहा है। तो ये ब्राउन क्यों होता है? यहाँ पे हवा पानी तापमान के एक मिश्रित से 1 घंटा का एक फर्मेंटेशन हो रहा है ना। 1 घंटा इस मशीन में, इस ट्रे के अंदर में 1 घंटा ये रहता है। हवा और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये तीनों का मिश्रित से एक प्रोसेसिंग होता है, इसको फर्मेंटेशन कहता है। इसमें जो है कलर का
चेंज होता है। जैसे कि पॉलीफिनल जो होता है वो थियारोबिगिन मतलब केटिजिन जो है थियारोबिगिन और थियाफ्लेविन में ये केमिकल टू चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वो ब्राउन कलर का बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्राउन होने का वही है कि कैटेजिन जो है थियारोबिगिन और थियाफ्लेविन में कन्वर्ट होके हो जाता है और इसमें क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे ब्राउन हो जाता है ग्रीन कलर से। तो यहाँ हवा और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इन तीनों के मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना। ऑक्सीडाइज का प्रोसेस होता है, इस एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है, इससे ही क्वालिटी का ये होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब कितना रखना है टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चीज का हमको यहाँ पे देखें। जैसे वो फर्मेंटेशन हो गया सेव में, तो इसका टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। टेम्परेचर कितना होनी चाहिए? टेम्परेचर 28 डिग्री से 29 डिग्री होना चाहिए इस सेव मशीन के अंदर में। अगर इतना से कम है तो भी अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर 28 से 29 है तो बहुत अच्छा क्वालिटी का चाय माना जाता है, अच्छा क्वालिटी चाय बनता है। अगर इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा, मतलब कम क्वालिटी बनने का चांस होता है। एकदम टी बोर्ड ऑफ इंडिया या TRA का स्टैंडर्ड जो है मतलब टेम्परेचर जो होता है वो 28-29 होना चाहिए और ह्यूमिडिटी जो होता है वो 95 से 98 के बीच में होना चाहिए। कम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर फर्मेंटेशन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए बोले तो 28-29 और ह्यूमिडिटी 95 से 98। और स्प्रेड उसका थिकनेस मैंने बताया 4 से 5 इंची बहुत बेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं। और हवा लगातार देना चाहिए। ठीक है ना। ट्रक के अंदर में वो जो ट्रे है, ट्रक शेपिंग मशीन के अंदर में ट्रे हवा हर समय वो कंटिन्यू दिया रहे, चालू रहना चाहिए, एकदम बूम साइज में बना रहता है। ठीक है। इसमें हवा आता है। तो यही है सारा चीज मिलके फॉर्मेटिंग का प्रोसेस। और अभी हम आगे बात करेंगे इस प्रोसेस के बाद में जो आता है डायर प्रोसेस, डायरिंग प्रोसेस। इसमें भी हम 3 चीज देखते हैं, ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग मशीनरी, ड्राइंग वर्क ऑफ लेबर। ठीक है ना। इस तीनों चीज को हम एक एक करके देखते हैं। ड्राइंग में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ड्राइंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द एंजाइम एक्टिविटी आर द स्टॉप मॉइस्चर कंटेंट इज बॉट डाउन टू 2 and 3% ओनली। मतलब यहाँ पे जो ड्राइंग होता है वो पूरा का पूरा जो एंजाइम रहता है उस प्रोसेस जो एक्टिव रहता है एंजाइम, वो पूरा का पूरा ड्राइंग का प्रोसेस में आने से स्टॉप हो जाता है, मतलब एकदम रुक जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाता है इस प्रोसेस में, है ना। उसके बाद में क्या होता है, जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो हटना, रिमूव होके वो सपोज मान लीजिए 20-25% इसमें मॉइस्चर था तो वो घट के 2% इसमें हो जाएगा, जो सूख के पक के। इस विधि को ही ड्राइंग कहते हैं। मतलब खाली 2% से 3% मॉइस्चर रहना चाहिए, मतलब ड्राइंग होने के बाद में। इसी प्रोसेस को ही ड्राइंग कहते हैं। अभी ड्राइंग में आपको ड्रायर एडजस्टमेंट ध्यान देना है, ड्रायर कैपेसिटी और ड्रायर ट्रे और मॉइस्चर अपटेकिंग, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है लोड एंड ट्रे, मतलब कितना वो पत्ती कटिंग होकर डस्ट होकर या कितना लोड होना चाहिए, वो तो मेकिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक वो ले जाएंगे, उतना जानने की दरकार नहीं है। लेकिन ये ड्रायर, अभी जो हम बात करते हैं कि वो जो चाय के अंदर मतलब जो ड्रायर के अंदर जो है, ड्रायर मशीन के अंदर में, तो ड्रायर मशीन जो है उस मशीन के अंदर में वो चाय प्रैक्टिकली वो पकता कैसे है पहले भी बताया। इसके अंदर में जो रहता है वो टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी का बात है वो ह्यूमिडिटी जो है वो 95 से 96 तक ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से भीतर में जो मशीन है मतलब ड्रायर मशीन है उस भीतर का जो टेम्परेचर 100 से 110 होना चाहिए। अब बाहर में थोड़ा 15 तक मतलब कम भी हो जाता है, बाहर का 95 या 100 ऐसा होता है, लेकिन भीतर का जो होता है वो 110 से 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 95 से 96 या होना चाहिए। फाइनली जो है भीतर में जो ड्रायर मशीन के अंदर में आता है, इस तरह से भीतर में ट्रे होता है। ट्रे में जो इस तरह से जो चाय आता है वो चाय जो इस तरह से आने के बाद में जो बॉइलिंग होता है ना, उसमें बॉइलिंग में
हवा इसमें दिया रहता है, हवा छोड़ा रहता है, ऐसा एकदम बैठा नहीं रहता है, हवा दिया रहता है। और हवा देने के बाद में ये जो ड्रायर का जो ट्रे है वो हमेशा इस तरह से सेकिंग होता रहता है, मतलब हिलते रहता है इस तरह से, ऐसे ऐसा करके इस तरह से हिलते रहता है, मतलब चेक 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 ऐसा करके हिलते रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से हिलते रहता है, वो हिलते रहता है। मतलब हिलते रहने से वो क्या है, वो एक जगह नहीं जलेगा, वो मतलब एक जगह स्थिर रहने से वो तो जल जाएगा ना। तो वो हमेशा वो क्या होता है, सेकिंग होते रहता है, सेकिंग इस तरह से होते रहता है। इसके अंदर में जो है वो 22 मिनट तक रहता है, ये जो चाय है इसके अंदर 22 मिनट रहता है। 22 मिनट के अंदर में 100 डिग्री टेम्परेचर, 105 डिग्री टेम्परेचर और 90 डिग्री 95 मतलब ह्यूमिडिटी के अंदर में ये पूरा का पकने का प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं हो, अगर ज़्यादा भी हो तो जलने का चांस, और कम हो गया तो कच्चा होने का चांस होता है ना। इसीलिए टेम्परेचर बहुत बड़े मायने रखता है। इस तरह से पकने के बाद में पूरा इस तरह से ट्रे में वो गिर के आता है। अब हम बात करेंगे सोर्टिंग का। इस तरह से कन्वेयर बेल्ट में आने के बाद में सोर्टिंग प्रोसेस होता है, और सोर्टिंग में भी यही प्रोसेस होता है, सोर्टिंग प्रोसेस और सोर्टिंग मशीनरी और सोर्टिंग वर्क ऑफ लेबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोर्टिंग, सोर्टिंग में क्या होता है, जनरली जो होता है सोर्टिंग इज द ऑपरेशन विच इज द पार्टिकल ऑफ बल्क टी आर द सेपरेटेड इनटू द वेरियस ग्रेड ऑफ डिफरेंट साइज एंड कॉन्फर्मिंग टू द ग्रेड रिक्वायरमेंट, है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि सॉर्टिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जो जिसमें बल्क चाय के कण जो है वो ट्रेड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज को डिवाइड किया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है इस सॉर्टिंग मशीन के द्वारा। इसी को ही सॉर्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैनुअल सॉर्टिंग भी होता है और साइजिंग ओवर स्क्रीनिंग सॉर्टिंग। तो हम जो देख रहा है बी नंबर वाला साइनिंग ओवर स्क्रीनिंग सॉर्टिंग के बारे में देखने वाला है। मैनुअल भी होता है, लेकिन हम मशीनरी प्रोसेस देख रहे हैं। और उसके बाद में फाइबर एक्सट्रैक्ट, जो उसके बाद फाइबर जो होता है वो निकल के चला जाता है, और बेसिक प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा सॉर्टिंग मशीन होता है। ये पहले वाला जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है फाइबर एक्सट्रैक्ट मशीन। फाइबर एक्सट्रैक्ट मशीन जो उसमें बन के जो आता है कंप्लीटली सूख के पूरा रेडी होके जब बन जाता है, तो एक छोटा छोटा सा इसके अंदर में एक सिरा सा धुंधला धुंधला सा एक पतला सा एक ये होता है, भूसा जैसा होता है, उसको ही फाइबर बोला जाता है। फाइबर क्या होता है बोलने से एकदम सिरा सिरा भूसा जैसा होता है, उसको फाइबर कहते हैं, ब्राउन कलर का आता है। तो इस फाइबर को, इस पहले वाला जो फाइबर एक्सट्रैक्ट है उस मशीन में इस फाइबर को यहाँ पे अलग कर देता है। इस वाला मशीन में देख रहे हैं ना, इस फाइबर को ऐसे, और इसमें एक जो होता है जो बल्ब वाला जो बड़ा बड़ा ढेमा ढेमा जैसे बड़ा गोला रहता है, मतलब साइज का नहीं रहता है, उसको भी यहाँ पे वो फेंक के अलग कर देता है। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे स्कैनिंग सॉर्टिंग मशीन, इसी को बोलता है। राइट साइड में जो है इस राइट साइड का जो मशीन है इसी को ही सॉर्टिंग मशीन, सॉर्टिंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चाव ऊपर उठ के बैठ के धरिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो आएगा इसकी को हम सॉर्टिंग मशीन का पूरा सेटिंग है, सेटिंग मतलब सेटअप है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रेडिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ग्रेडिंग होता है इसी क्यों ही हम जो है सॉर्टिंग मशीन कहते हैं। इस तरह से हम पूरा इसका जो है प्रोसेस यानी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो है ऑर्डरिंग सॉर्टिंग मशीन मेश साइज, मतलब सॉर्टिंग का जो मेश साइज होता है, ठीक है ना, ऑर्डर के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट डिमांड है उसके हिसाब से सॉर्टिंग का जो मेश साइज होता है उस तरह से ही ग्रेडिंग किया जाता है। तो पहला इसमें जो ग्रेडिंग होता है, जो सॉर्टिंग मशीन में जो ग्रेडिंग होता है प्रेस सॉर्टिंग, उसमें जो होता है बिलो 18 mm से कम होता है, ओवर 30 mm मीडियम साइज, ठीक है ना। और इसी तरह से लार्ज सॉर्टिंग मशीन में इसमें भी 10 mm का चाय बनता है, ग्रेड होता है, उसे BPS बोलता है। और ओवर 14 mm इसमें BP बोलता है, और बिलो 14 mm इसे BOP बोला जाता है। इसी तरह से तीसरा सॉर्टिंग मशीन होता है मीडियम, इसमें जो होता है 12 mm का और 20 mm का होता है, उस ग्रेड को OF ग्रेड बोला जाता है। इसी तरह से 24 mm का सॉर्टिंग मेश साइज होता है, उसको PF बोला जाता है ग्रेड को। उसी तरह से 4 में स्मॉल सॉर्टिंग मशीन होता है, उसमें से ओवर 30 mm
इसमें साइज होता है, मेश साइज होता है, इसको पीडी बोला जाता है। इसी तरह से बिलो 40 mm का मेश साइज होता है, उसको सीडी बोला जाता है। इसी तरह से 40 के से ज़्यादा मेश साइज होता है शूटिंग मशीन में, इसको डस बोला जाता है। तो पूरा तरह से इस तरह से हम देखा थ्योरेटिकली, इस तरह से मेश साइज शूटिंग मशीन में लगाया हुआ रहता है। मतलब शूटिंग मशीन के अंदर में जो होता है मेश साइज, उसमें ही इस तरह से मेश साइज होता है। इस तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से ग्रेड किया जाता है मार्केटिंग के हिसाब से या ट्रेड के हिसाब से। इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया जाता है मेश साइज का, और इसी तरह से ही ग्रेड बनता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ही शूटिंग कहा जाता है। तो फाइनली शूटिंग मशीन इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से फाइनली जो है इस तरह से होता है शूटिंग मशीन। इस तरह से 1 2 3 4 पहले देखना, प्रेस शूटर, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर स्मॉल, इस तरह से यह होता है। इसमें ये देख रहे हैं ना, अलग अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग ग्रेडिंग हो रहा है। यहाँ एक अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक अलग हो रहा है, यहाँ पे एक अलग ग्रेड हो रहा है। इस तरह से अलग अलग ग्रेड होके वो चाय का मतलब बनता है, अलग अलग बन जाता है। इसी तरह से ये लास्ट प्रोसेस होता है, मतलब चौथा प्रोसेस, ठीक है ना। पहला प्रोसेस वेवरिंग, दूसरा होता है रोलिंग, थर्ड फर्मेंटेशन, चौथा होता है ड्राइंग। ये जो होता है ये शूटिंग लास्ट प्रोसेस होता है। इसी तरह से चाय का पूरा प्रोसेसिंग माने प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग आगे होता है। इस तरह से बाद में कंप्लीट होने के बाद में पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग में भी प्रोसेस कुछ नहीं है, थोड़ा इसमें मशीनरी होता है, और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है बोलने से, इसमें जो पेनल बोर्ड है, पेनल बोर्ड में एक बैग लगाया जाता है, बैग का बोरी लगाया जाता है, ऑटोमेटिक वो लेता है, और उस पेनल बोर्ड में कितना केजी पैकिंग करना है, 30 केजी, 35 केजी, 40 केजी, 48, इसमें ऑटोमेटिक सेट करते हैं। वो ऑटोमेटिक 40 अगर यदि लगा दिया पेनल बोर्ड में, यानी कि सेटिंग कर दिया, तो 40 केजी ऑटोमेटिक वो मशीन क्या है वो फिलअप करेगा ऑटोमेटिक बैग में। वो मशीन जो है बैग में मतलब वो करेगा। तो मशीन जो है होता है पैकिंग मशीन। इस तरह से पैकिंग मशीन होता है ना, इस तरह से पैकिंग मशीन होता है। इस तरह से इसमें ये पेनल बोर्ड देख रहे हैं, इसमें सिर्फ कितना बैग भरना है, 40 45 इसमें सेट कर दो, यहाँ पे गिरता रहेगा, ऑटोमेटिक भरता जाएगा। इसको ही पैकिंग बोलता है। और इसके बाद में स्टोरेज, स्टोरेज इस तरह से भरने के बाद में इस तरह से आपको स्टोरेज कर देना है। स्टोरेज होने के बाद में आपको आगे डीमैट मार्केट में भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, यानी कि सेलिंग होता है। और बाद में एकदम लास्ट एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन, जो जिसको बोलता है लेथ, लेथ मशीन बोलता है। जो रोलर होता है ना, इस जो देख रहे हैं रोलर, इसका जो दांत होता है हर 24 घंटा या 48 घंटा में, 48 घंटा में इस दांत को मतलब फिर से बनाया जाता है इस लेथ मशीन के द्वारा से। ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सभी फैक्ट्री में ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, कुछ उसमें नहीं होता है। तो ये जो देख रहा है लेथ मशीन बोला जाता है। इस लेथ मशीन में जो रोलर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है।